जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान का इतिहास एक परिचय वाली क्लास में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रणथंभौर का चौहान और जालोर के चौहान वंश। इसके पीछे वाली क्लास में हम शाकंभरी के चौहान वंश को कंप्लीट कर लिया था। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट बुक प्रकाशित की जा रही है, जिसके अंतर्गत मिलेगा राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान समसामयिक करना है, अर्थात सभी सब्जेक्ट पर यह आधारित, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक सहित 2900 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ताकि यह पुस्तक आप अपने नजदीक के स्टेशनरी से परचेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। रणथंभौर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। रणथंभौर के चौहान और इस वंश के प्रतापी शासक कौन कौन हुए हैं और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही है, वो हम इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, वहां पर जो चौहान वंश है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंद राज चौहान, अजमेर के जो चौहान वंश के अंतिम शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके पुत्र गोविंद राज चौहान ने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, गोविंद राज चौहान है। और कब की, तो 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की है। ठीक है, फिर इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके उत्तराधिकारियों को क्रम से आपको याद रखना है। वालन है, वालन, प्रहलादन और वीर नारायण, ये इनके उत्तराधिकारी हुए क्रम से। आप इन नाम को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो रणथंभौर के चौहान वंश के शासक हुए हैं उनका कालानुसार क्रम जमाना रहता है। तो हम बताएंगे सबसे पहले गोविंद राज चौहान आए हैं, जिन्होंने 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद में वालन हो गए, फिर उसके बाद में प्रहलादन और फिर वीर नारायण। ठीक है, वालन, प्रहलादन और वीर नारायण ये आए। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ है। इधर गुलाम वंश की स्थापना हो जाती जब अजमेर में शासक थे पृथ्वीराज जी चौहान, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी गौरी से पराजित हो जाते हैं। तो गौरी ने अजमेर और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और गौरी ने क्या किया, दिल्ली में यहाँ पर गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन को यहाँ अपना गुलाम बना दिया था। बाद में कुतुबुद्दीन यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो जो इनके पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, इनका पुत्र गोविंद राज चौहान, ये रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। फिर उनके उत्तराधिकारी बने हैं वालन, प्रहलादन और वीर नारायण। जब वीर नारायण यहाँ का शासक था, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से इनका संघर्ष हुआ, जिसमें वीर नारायण की मृत्यु हो गई। और फिर इनका उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। और वाघभट्ट का पुत्र था जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु जैत्र सिंह को कर देने के लिए विवश होना पड़ा।
अब कर देना पड़ा इनको दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली शासकों को। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को क्या क्या याद रखना है। एक तो आप याद रखेंगे कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई है, तो 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज चौहान ने यहाँ पर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की है। इनके उत्तराधिकारी ध्यान रखेंगे वालन, प्रहलादन और वीर नारायण। वीर नारायण का इल्तुतमिश से संघर्ष होता है, इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक लाइन आप ये याद रखोगे। फिर उसके बाद में इनका उत्तराधिकारी था वाघभट्ट। फिर इसके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना इनसे लड़े थे, तो रणथंभौर को तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन उनको कर देना पड़ा है। तो यहाँ तक अभी तक अपने शासक देखा है जैत्र सिंह थे। फिर उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट शासक है रणथंभौर का, वो दे रखा है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान शासनकाल याद रखेंगे, शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक। हमीरदेव चौहान 1282 में रणथंभौर के शासक रहते हैं, जो 1301 तक ये शासन करते हैं। 1282 में अमीर ने अपने राज्यारोहण के समय दिग्विजय नीति अपनाई थी। इन्होंने राज्यारोहण के बाद अपनी दिग्विजय नीति अपनाई और इन्होंने आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार, ठीक है, यहाँ के जो शासकों को इनकी अधीनता स्वीकार करवा देता है राणा हमीर। मेवाड़ के शासक समर सिंह को भी परास्त किया था। जब रणथंभौर के शासक थे हमीरदेव चौहान, उस समय मेवाड़ के शासक थे समर सिंह। समर सिंह को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, रतन सिंह जी के पिताजी। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली है। जलालुद्दीन खिलजी कब आक्रमण करने आ रहा है? 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर उन्होंने आक्रमण किया, बट रणथंभौर को वो नहीं जीत पाया। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोला था नहीं जीत पाने पर कि ऐसे 10 किले मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी बोल करके गया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब अटैक किया? 1291 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था। फिर आगे बात करते हैं, हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के जो मंगोली विद्रोही सेनापति थे मोहम्मद शाह मंगोली और कैबरू को शरण दे दी थी। तो प्रश्न आ जाए, हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से सेनापतियों को शरण दी है? तो बताएंगे मोहम्मद शाह मंगोली और कैबरू को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अगला शासक कौन बना है दिल्ली सुल्तान में? तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी बनता है और इनके विद्रोही सेनापतियों को हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी। क्या नाम है? नाम ध्यान रखना, मोहम्मद शाह मंगोली और कैबरू, इन 2 सेनापतियों को शरण दी थी। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा होगा भाई हमारे विद्रोही है, आपके शरण में आए हुए हैं, तो इनको वापस हमारे हवाले करो। हमीरदेव चौहान ने कहा कि भाई हमारे शरण में आ गया, हमारे मित्र हो गया है, तो अब हमारे मित्र को हम इनके शत्रु के हवाले नहीं कर सकते हैं। तब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया है? 1299 ईस्वी में किया। ठीक है, सन याद रखेंगे, 1299 में पहली बार आक्रमण करने आ रहा है, मगर तुर्क सेना को उनसे पराजित कर दिया। तुर्क सेना को हमीरदेव चौहान ने पराजित कर दिया, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हमीरदेव चौहान ने 1299 ईस्वी में पराजित कर दिया है।
फिर आगे बात करते हैं 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर के रणथंभौर आया। अब खुद सेना लेकर के कब आ रहा है? 1301 में। पहले तो दूसरे के नेतृत्व में सेना भेजी थी, अब ये खुद आ रहा है 1301 में। ठीक है, पहले जो आए थे उनके साथ में नुसरत खां और उल्लू खां आए। सेनापतियों का नाम भी ध्यान रखना, कौन आए थे? नुसरत खां और उल्लू खां। नुसरत खां और उल्लुग खां, इसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसमें नुसरत खां इस अभियान में मारा जाता है। नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया है? तो नुसरत खां मारा जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है यहाँ पर, तो 1301 में सेना लेकर आया कि जब युद्ध में सफलता नहीं मिली, इनको भी युद्ध में सफलता नहीं मिली है, तो छल कपट का सहारा लेना पड़ा था इनको छल कपट का सहारा लेकर के अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किले का लालच देकर अपनी ओर मिला दिया। रणमल और रत्तीपाल ये दो सेनापति थे, किसके? हमीर देव चौहान के। तो अलाउद्दीन खिलजी जब ऐसे अंदर संदेश भिजवाया कि आप बाहर आइए और हमारे से संधि कर लीजिए, तो हमीर देव चौहान रणमल और रत्तीपाल को भेजा कि जाओ आप सुल्तान से बातचीत करके आओ, क्या कहना चाह रहा है सुल्तान। तो रणमल और रत्तीपाल जी बाहर जाते हैं। बाहर जब गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको कहा कि आप एक बार हमारी सहायता कर दीजिए, हम आपको रणथंभौर का शासक बना देंगे। तो रणमल और रत्तीपाल इस लालच में आकर के उनको दुर्ग के अंदर जाने के रास्ते बता देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। तो इन्होंने विश्वासघात किया है। तो इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया और हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की जो पत्नी है रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया 1301 ईस्वी में, जो राजस्थान का पहला साका कहलाया। राजस्थान का पहला साका। ठीक है, राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ है? तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ है। कब हुआ है? 1301 ईस्वी में हुआ है। कौन थे उस समय शासक? तो हमीर देव चौहान थे। आक्रमण किसने किया? तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जौहर किसने किया था? तो हमीर की पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पहला साका हुआ था। और फिर आगे बात करते हैं, हमीर जो वीर उदार शरणागत की रक्षा करने वाला शासक के रूप में जाना जाता है। हमीर देव चौहान वीरता के लिए, उदारता के लिए और शरण में आए हुए को रक्षा करने के लिए जाना जाता है। नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य किताब का नाम ध्यान रखना है ना, हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयनचंद सूरी ने। ठीक है, नयनचंद सूरी जो ये किताब लिखी है हमीर महाकाव्य, और जोधराज के हमीर रासो चंद्रशेखर ने लिखी है हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। तो तीनों किताबों का भी ध्यान रखना है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयनचंद सूरी ने। हमीर रासो जोधराज ने लिखा है और हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दोहा प्रचलित है, सीए सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़न दूजी बार। तो ये पंक्तियां पूछी जाएगी, ये पंक्तियां किस शासक के लिए कही जाती है? तो ये पंक्तियां रणथंभौर के हमीर देव चौहान के बारे में कही जाती है। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि सिंह सवन शेर केवल एक बार संतान को जन्म देता है और वो जंगल का राजा होकर के घूमता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, सतपुरुष होते हैं, एक बार अपना वचन ले लेते हैं और फिर वो अपने वचन पर अटल रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन उसका जो वचन ले लिया वो कभी वचन को तोड़ते नहीं है, उस वचन पर अटल रहते हैं। कदली फलत एक बार,
केले का जो वृक्ष होता है, केले के वृक्ष के एक बार फल आता है और तिरिया तेल, तिरिया यानी कन्याएं, जो कन्याएं हैं उनके एक बार तेल पान चढ़ाया जाता है, विवाह होता है। और हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, हमीर ने एक बार जो ठान लिया है फिर दूसरी बार तो वापस सोचने का काम ही नहीं है। एक बार जो हट कर ले सोच लिया है वो होता ही होता है, यानी करते ही करते थे कार्य। ठीक है, तो ये पंक्तियां भी इम्पोर्टेंट है। ये हमने देखा है रणथंभौर के चौहान वंश, जिसमें आप किस किस को ध्यान रखोगे। एक तो आप ध्यान रखोगे रणथंभौर का चौहान वंश में, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक का ध्यान रखेंगे गोविंदराज चौहान। कब की थी स्थापना, 1194 ईस्वी में। फिर इस वंश के जो शासक हुए हैं अगले, वालन, प्रहलादन, वीर नारायण, ये तीन का नाम ये ध्यान रखना है। वालन ने इल्तुतमिश से युद्ध किया है। फिर उसके बाद में वाघभट आता है, वाघभट, फिर वाघभट का बेटा है जैत्र सिंह, नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना से इन्होंने लड़े थे, नासिरुद्दीन से। फिर उसके बाद में हमीर देव चौहान आ जाते हैं। हमीर देव जी चौहान, इनका शासनकाल ध्यान रखेंगे 1282 से 1301 में। 1282 में जब शासक बने, इन्होंने दिग्विजय नीति के तहत दिग्विजय नीति अपने आसपास के क्षेत्रों को, जो कमजोर शासक थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवा देते हैं, जिसमें आबू, काटियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार। मेवाड़ के शासक कौन थे इस समय, समर सिंह। समर सिंह को भी इन्होंने पराजित किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, समर सिंह को पराजित किया। और 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आया है। तो उस समय जलालुद्दीन खिलजी काफी दिनों तक घेरा डाल करके बैठा रहा, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया। तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। फिर उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उनको मार करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति थे मोहम्मद शाह मंगोली और कैबरू को शरण देने के कारण इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है। ऐसे कारण तो और कई सारे थे। हमीरदेव चौहान की साम्राज्यवादी नीति थी कि हमीरदेव चौहान जो आसपास के सब क्षेत्रों को जीत रहा था, तो चारों तरफ हमीरदेव का नाम हो रहा था। और उसके अलावा हमीरदेव चौहान इनको जो टैक्स देना बंद कर दिया था। उसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को नहीं जीत पाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाह रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकार जो बताते हैं कि उस समय का जो तात्कालिक कारण जो रहा है, मेन कारण, वो मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण देने के कारण। पहली बार कब आक्रमण करने के लिए आए हैं, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया। ठीक है, और 2 सेनापतियों का भी ध्यान रखना, नुसरत खां, उल्लुग खां आया था, फिर वो भी नहीं जीत, उल्लुग खां, नुसरत खां तो मर जाता है, नुसरत खां मर गया। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना लेकर के आ जाते हैं। कब आए हैं, 1301 ईस्वी में। और उन्होंने छल कपट से रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला दिया जाता है, रणमल और रत्तीपाल को अपनी ओर मिला दिया, उनको लालच दिया था। फिर उस हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया धारण किया और हमीरदेव की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। ये रणथंभौर का और राजस्थान का पहला साका होता है। इसके अलावा हमीरदेव जो वीरता, उदारता और शरणागत की रक्षा के लिए जाना जाता है। नयनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है, जिसके अंदर हमीर के वर्णन करता है, हमीर के बारे में जानकारी मिलती है इस किताब में। और जोधराज ने हमीर रासो लिखा है, चंद्रशेखर हमीर हट लिख रहे हैं, जिसके अंदर भी हमीर के शौर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और इनके लिए है कि शेषवन सतपुरुष वचन कदली पलत बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये पंक्तियां हमीरदेव चौहान के लिए कही जाती है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आया था, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो भी आया था। अमीर खुसरो भी यहाँ पर आया था। इन्होंने आंखों देखा वर्णन लिखा था इस युद्ध का। और हमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आज कुप्र का
जो गढ़ है वो इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफर यानी हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म का जो गढ़ था उस पर इस्लाम का अधिकार हो गया। ये बातें किसने की थी, ये लाइन किसने कही थी, तो अमीर खुसरो ने कहा था। चले आगे। तो ये था हमारा रणथंभौर का चौहान वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जालोर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। जालोर के चौहान वंश को जानते हैं। जालोर मध्यकालीन इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता था। दिल्ली से गुजरात एवं मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार करना स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक था। ये अपना राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जालोर पड़ता है। इधर गुजरात हो गया है, इधर मालवा हो गया है। दिल्ली के जो शासक को गुजरात और मालवा जाना होता था तो उनको इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता था। तो प्रत्येक शासक जो दिल्ली सल्तनत का, वो जालोर पर अधिकार करना चाहता था। दिल्ली सल्तनत 1206 में चली थी 1526 तक। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, गुलाम, फिर उसके बाद में गुलाम आया, गुलाम के बाद में कौन आया था, खिलजी आया, खिलजी के बाद में तुगलक आया, तुगलक के बाद में सैयद आया, सैयद के बाद में लोधी आया। तो दिल्ली सल्तनत जो चला था, ये जो सन लिखी हुई है ये दिल्ली सल्तनत की लिखी हुई है, ठीक है। इसमें 5 वंश ने शासन किया था, 5 वंश, ओके। कि दिल्ली सल्तनत के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। ध्यान रखना, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल चौहान है। और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कब की थी, 1181 ईस्वी में। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की, ठीक है। फिर इसके बाद में शासक आता है, बीच में और कई सारे शासक आए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट शासक आया है जिसके बारे में, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो है कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान शासनकाल याद रखोगे 1305 से 1311। कानड़देव चौहान का शासनकाल 1305 से 1311 है। कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर के कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात आक्रमण पर जा रही थी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने जा रही थी। उस समय कानड़देव चौहान ने इनको रास्ता नहीं दिया था, तो इसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच में। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर पर भेजा था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी किसको भेज रहा है, तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेज रहा है 1305 में। वह कानड़देव को समझा बुझा करके दिल्ली ले गया और दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव को कुछ बताया होगा कि आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, बट कानड़देव चौहान ने वहां से अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस लौट आ जाते हैं। अपने स्वाभिमान के विरुद्ध था वहां पर माहौल, तो वापस लौट जाते थे। तो कानड़देव दिल्ली दरबार से चले आए, जिसके बाद कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संघर्ष होता है, ठीक है। जबकि मुनोत नैन्सी ऐसे बात कहते हैं कि नैन्सी ने बताया कि जब वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करने के लिए आई है, तो अलाउद्दीन खिलजी से कानड़देव चौहान ने संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद में अपने पुत्र वीरमदेव जो है सोनगरा, वीरमदेव कानड़देव का जो बेटा है वीरमदेव, उसको वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेज दिया गया था, ठीक है। संधि करके
वीरमदेव को वहां पर भेज दिया है। ऐसे बात कौन बता रहे हैं? नैन्सी बता रहे हैं, मुनोत नैन्सी बता रहे हैं कि अपने पुत्र वीरमदेव को वहां पर सेवा में भेज दिया। लेकिन वहां पर सुल्तान की जो पुत्री थी फिरोजा, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी फिरोजा, वो वीरमदेव चौहान से शादी करना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा वीरमदेव चौहान से शादी करना चाहती थी। इससे वीरमदेव चौहान ने शादी करने से इनकार कर देते हैं। तब अलाउद्दीन खिलजी वापस कानड़ देव पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, देखो जालोर पर आक्रमण करने से पहले रास्ते में सिवाना पड़ता था, जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। उस सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ता था। जब तक सिवाना दुर्ग को नहीं जीत सकते हैं तब तक हम जालोर पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया है। तो सिवाना पर अधिकार कब कर लिया है? 1308 ईस्वी में, और उसका नाम खेराबाद रख दिया। सिवाना का नाम क्या रख दिया? खेराबाद। ठीक है, चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था और सिवाना का नाम खेराबाद रख दिया था। यहाँ का जो शासक था शीतलदेव चौहान, शीतलदेव चौहान को पराजित करके सिवाना पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेनापति था बावला सेनापति। बावला सेनापति ने विश्वासघात किया था, इसको अपनी ओर मिला लिया था, जिसने रात को गेट खोल दिया था, जिसकी वजह से शीतलदेव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और सिवाना का पहला साका होता 1308 में। सिवाना का नाम खेराबाद रख दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। सिवाना का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? कमालुद्दीन गुर्ग को। फिर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली थी। जालोर पर आक्रमण कब कर दिया? 1311 में। 1308 में सिवाना पे किया और 1311 में जालोर पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर भी उन्होंने घेरा डाल करके बैठ जाता है, बट अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग जीतने में सफलता नहीं मिलती है। अंत में कानड़ देव का एक सेनापति है सरदार बीका ने विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। जिस प्रकार बावले ने वहां पर गेट खोल दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जालोर में बीका दैया जो राजपूत था, सेनापति था, इन्होंने विश्वासघात किया कानड़ देव चौहान के साथ में, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अधिकार हो जाता है। कानड़ देव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीत करके इसका नाम जलालाबाद रख दिया। जालोर का नाम जलालाबाद, सिवाना का नाम क्या रखा? खेराबाद है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा रहा है जालोर का चौहान वंश, जिसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। जालोर के चौहान वंश, जालोर के चौहान वंशों में ध्यान रखेंगे जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की है। और यहाँ के जो चौहान हैं सोनगरा चौहान कहलाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कहाँ के शासक सोनगरा चौहान कहलाते हैं? तो जालोर के शासक सोनगरा चौहान कहलाते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो शासक आया है कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान का शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी में। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 पर आक्रमण किया था। किसको भेजा था? ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था, जिसको इनको जो है कहाँ ले जाते हैं? कानड़ देव चौहान को दिल्ली ले जाते हैं। जब वहाँ जाता है दिल्ली दरबार में इनका कोई आदर भाव इतना नहीं मिला है, माहौल ठीक नहीं मिला है, तो कानड़ देव चौहान वापस आ जाते हैं। लेकिन मुनोत नैन्सी ऐसा बताते हैं कि कानड़ देव चौहान ने अपने पुत्र वीरमदेव को वहाँ भेजा था और अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोजा, वो वीरमदेव चौहान से शादी करना चाहती थी। तो वीरमदेव चौहान और कानड़ देव चौहान ने शादी करने से मना कर दिया, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी वापस सिवाना पर आक्रमण करने के लिए, जालोर पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। तो जालोर पर आक्रमण करने से पहले रास्ते में सिवाना पड़ता है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं जिसको, अभी वर्तमान में बाड़मेर में है वो। तो
वहाँ सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में। वहाँ का शासक था शीतलदेव चौहान, जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इसका नाम खेराबाद रख दिया सिवाना का, और कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 में इन्होंने जालोर पर आक्रमण किया, दुर्ग नहीं जीत पाया था, बट बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग के अंदर खिलजी की सेना पहुंच जाती है। कानरदेव चौहान, विरमदेव सब लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। महिलाओं ने जोर किया, ये जालोर का साका हुआ है, और जालोर का नाम क्या रख दिया था? जलालाबाद नाम रख दिया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आमेर का कच्छा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।